हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो क्या है ये कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि हमारे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आप सब जानते हो, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आती हैं और क्या क्या पार्ट्स लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करते हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। ठीक है, ये देखो आप, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा कौन कौन सा आता है? नजल पैसेज, साइनसेस, फेरिंग्स, टॉन्सिल, स्टेशन ट्यूब और लैरिंग्स। स्टेशन ट्यूब वैसे हमारे ईयर का हिस्सा होता है, बट ये क्या करता है, जब नजल कंजेशन या नोज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ईयर को इफेक्ट करती है। और ऐसे अगर ध्यान रखना चाहें थोड़ा सा कम शब्दों में तो नजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ये तीनों हम काउंट कर सकते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले पार्ट्स की बात करते हैं तो उसमें ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड डायफ्राम के साथ इंटरकोस्टल मसल्स भी हमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा होती हैं। ठीक है, मोटा मोटा बात करें तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स मेन। ठीक, तो आपको समझ में आया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से मेरा मतलब है कि इन्फेक्शियस डिजीज दैट इन्वॉल्व द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसको हम बोल देंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। आप एक डायग्राम देख लो, उससे और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैक में आती हैं। देखो आप, एपिग्लॉटिस होता है हमारा, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होती है, फिर एल्वेलाई, ये ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड ब्रोंकस, ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के क्या कारण है। ठीक है, तो जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इधर वायरसेस या बैक्टीरिया, जब हम इनहेल कर लेते हैं तो होता है हमें। तो मेन जो वायरसेस होते हैं जो कि कॉज करते हैं हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो कौन कौन से होते हैं? रीनो वायरस, कोरोना वायरस, कोक्सा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, एक्सेट्रा। तो ये मेन वायरसेस होते हैं हमारे जो कि यूटीआई हमारी कॉज करते हैं। फिर अगर बैक्टीरियाज की बात कर लेते हैं तो मेन बैक्टीरिया जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यूआरटी कह सकते हैं, वो होते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी। ठीक है, तो ये हमारे मेन बैक्टीरियाज होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम कौन कौन सी डिजीज़ कवर करने वाले हैं, राइट। तो ये जो मेन डिजीज़ हैं ये मैंने लिख दी हैं और यही हम पढ़ने वाले हैं अंडर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो पहला क्या है? राइनाइटिस, यानी कि नोज़ में इन्फ्लामेशन। ठीक है, या फिर नोज़ के म्यूकोसल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन। साइनोसाइटिस का क्या मतलब है? हमारे जो नोज़ होती है वहाँ के सराउंडिंग्स में, वहाँ के पेरीफेरी में कुछ साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है तो हम उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि साइनस में इन्फ्लामेशन। अभी एपिग्लोटिस वाला पार्ट मैंने दिखाया था आपको पिक्चर में, तो अगर वहाँ इन्फ्लामेशन है तो दैट मीन्स कि एपिग्लोटाइटिस बोल देंगे हम। फेरिंग्स एरिया में इन्फ्लामेशन, फेरिंजाइटिस। लैरिंग्स एरिया में तो लैरिंजाइटिस। टॉन्सिल्स वाले पार्ट में अगर है इन्फ्लामेशन तो टॉन्सिलाइटिस। एपिस्टैक्सिस नोज ब्लीडिंग को बोलते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे, ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम अगर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात कर रहे हैं, पीडिया की बात कर रहे हैं, तो ये एक मेन प्रॉब्लम होती है जो हमारे रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड होती है, क्योंकि बच्चा नाक में अपना खेलते खेलते कुछ भी डाल लिया या फिर उसके कोलीग्स ने डाल दिया, तो ये भी हम चीज़ कवर करेंगे अंडर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक डिजीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम उठाने वाले हैं राइनाइटिस को। ठीक है, तो हमारा पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इन्फेक्शन है राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस को, राइनो को नोज समझ लेते हैं या फिर नजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन भी होता है, और यहाँ पे हो जाती है हमारी इन्फ्लामेशन, तो उसको हम बोलते हैं राइनाइटिस। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो मेनली ये वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन भी इसका कारण हो सकता है। डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन
को ही राइनाइटिस बोलते हैं। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो पहला होता है हमारा एक्यूट राइनाइटिस, दैट मीन्स कि कॉमन कोल्ड या कॉलिजा कह सकते हैं हम आसान शब्दों में। इसमें सडन बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन होती है। एलर्जिक राइनाइटिस की बात कर लेते हैं। तो कोई सेंसिटिविटी अगर हो जाए नज़ल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से बार बार स्नीजिंग आ रही है या फिर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं एलर्जन की वजह से, क्योंकि पॉलन, डस्ट, चेंजिंग इन वेदर या फिर कुछ लोग जो एनिमल्स पालते हैं उनके फर से भी ये चीज़ हो सकती है। यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस में मेनली एक एलर्जन प्रेजेंट होगा। क्रोनिक राइनाइटिस यानी कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हुआ है मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा या फिर 3 मंथ का है, ठीक है। पुरुलेंट राइनाइटिस का क्या मतलब है? क्रोनिक राइनाइटिस विद पुरुलेंट डिस्चार्ज। अब बात कर लेते हैं पुरुलेंट डिस्चार्ज क्या होता है। तो थिक मिल्की डिस्चार्ज होता है जो कि किसी वुंड की निशानी होती है। तो मे बी कि कोई क्रोनिक राइनाइटिस की वजह से कोई वुंड क्रिएट हो गया है या फिर कोई घाव बन गया अंदर, वहाँ से डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो उसको कह देंगे पुरुलेंट राइनाइटिस। वेसोमोटर राइनाइटिस, इसमें क्या होता है ट्रांजिएंट चेंज हो जाता है टोन एंड परमेबिलिटी ऑफ नजल ब्लड वेसल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है इंटरमिटेंट एपिसोड्स होते हैं हमारे स्नीजिंग के, ठीक है। वाटरी नजल डिस्चार्ज होता है और कंजेशन भी फील होता है। तो ये क्या होता है, वो होता है हमारा वेसोमोटर राइनाइटिस। अब बात कर लेते हैं अट्रोपिक राइनाइटिस की। तो अट्रोपिक राइनाइटिस में क्या होता है कि नज़ल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है ड्राई क्रस्ट का। इसका दूसरा नाम भी हम देते हैं नज़ल ड्राइनेस, ठीक है। यानी कि ठीक से जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर म्यूकोसल लेयर है नोज़ का, वो ठीक से नोज़ को वेट नहीं रख पा रहा है, ठीक है। तो एक्सेसिव ड्राइनेस जब हो जाती है तो उसको हम एट्रोपिक राइनाइटिस बोलते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन। राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा का क्या मतलब है? जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट में नज़ल स्प्रे या नज़ल डिकंजेस्टेंट्स का यूज़ कर लेते हैं तो भी ये नज़ल कंजेशन को कॉज करता है, उसी को हम राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा बोलते हैं, राइट। तो आई होप सो कि क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ राइनाइटिस आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं, हम 2 मेन राइनाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारा एक्यूट राइनाइटिस और दूसरा हमारा एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये सारे राइनाइटिस के भी कंडीशन आ जाते हैं तो मोस्टली जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, लगभग सेम होते हैं, बट इनको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे इन फॉर्म ऑफ कंपेरिजन, ठीक है। तो हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो बात कर लेते हैं हम एक्यूट राइनाइटिस एंड एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। तो आप देखो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक्यूट राइनाइटिस क्या है? सडन नज़ल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन हो गया है विच इज़ सडन इन ऑनसेट, यानी कि सडन है, अचानक से हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाय बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द नोज एंड स्नीजिंग, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कॉरिजा या कॉमन कोल्ड। तो हमने एक्सपीरियंस किया है कॉमन कोल्ड को, तो हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन होता तो है नज़ल म्यूकोसल मेम्ब्रेन का, ड्यू टू सेंसिटिविटी होगा, ठीक है, वो सडन हो रहा था, ठीक, और ये सेंसिटिविटी की वजह से होगा, किसी एलर्जन की वजह से सेंसिटिविटी हुई है ये, जैसे कि पॉलन, डस्ट या चेंज इन वेदर, मोल्ड या कॉकरोच की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ में क्या है, इसका वायरल इन्फेक्शन होता है हमारा एक्यूट राइनाइटिस। तो ये कोरोना वायरस, एंटेरोवायरस, एडिनोवायरस या रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस की वजह से हो सकता है। जबकि एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है हमारा वो पॉलन, डस्ट पार्टिकल, चेंज इन वेदर, मोल्ड, कॉकरोच या फिर जो कुछ लोग एनिमल या पेट्स होते हैं जिनके उनके फर की वजह से भी एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखते हैं हमें, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है हमारा। तो क्या है, जो एक्यूट राइनाइटिस होगा उसका ऑनसेट सडन होता है, ठीक है, स्नीजिंग होगी, बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन होगी नोज़ के अंदर, हेडक रहेगी, टीयरिंग होगी, वाटरी आइज होंगी, स्वेलिंग और नज़ल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी, नज़ल कंजेशन, सोर थ्रोट, रेस्टलेसनेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जबकि एलर्जिक राइनाइटिस में हमारा रनिंग नोज़ होगा, स्नीजिंग होगी, नज़ल कंजेशन, हेडक, सोर थ्रोट, फटीग, रेस्टलेसनेस और स्वेलिंग ओवर आइज देखने के लिए मिलेगा। अब देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कॉम्प्लिकेशन की, यानी कि एक्यूट राइनाइटिस में हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बस साइन एंड सिम्टम्स देख के ही पता चल जाता है कि कॉमन कोल्ड हो रखा है,
ठीक है। तो ऐसा सच हम किसी डायग्नोसिस की बात नहीं करेंगे, पर एलर्जिक राइनाइटिस में हम डायग्नोसिस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलर्जी हो रही है तो कहीं ना कहीं CBC काउंट जो हमारा होगा, या फिर आप ये कह सकते हो जो भी हमारा WBC होते हैं वो हमारे एलिवेटेड दिखेंगे। तो यहाँ पे हम डायग्नोसिस की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एक्यूट राइनाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो अगर लेफ्ट अनट्रीटेड यानी कि बहुत दिनों तक ट्रीट नहीं करा गया तो साइनोसाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया। मैंने बोला कि कोई भी नोज़ का डिसऑर्डर हो कहीं ना कहीं ईयर को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ओटाइटिस मीडिया क्या है, हमारे मिडिल ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। डीफनेस भी हो सकती है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ स्टीशन ट्यूब, ठीक है। अब आप ये देखो कि डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे अगर एलर्जिक राइनाइटिस हो गया। तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ हम एलर्जी टेस्ट भी करवाएंगे ताकि हम पॉजिटिव एलर्जन का पता कर सकें। CBC करा सकते हैं, ब्लड सेल काउंट करा सकते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि इओसिनोफिल या बेसोफिल्स का नंबर कितना बढ़ा हुआ है और कितनी सीवियर एलर्जी हुई है, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक। तो मोस्ट केसेस जो एक्यूट राइनाइटिस के होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 5 से 7 दिन में खुद ही रिकवर होते हैं विदाउट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो हम नज़ल डिकंजेस्टेंट के लिए जा सकते हैं, या ड्यूरिंग भी प्रॉब्लम अगर ज़्यादा लगती है तो हम नज़ल डिकंजेस्टेंट के लिए जा सकते हैं। तो ये फ्लूइड सिक्रीशन को थोड़ा सा क्या कर देता है, वैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं नज़ल म्यूकोसल मेम्ब्रेन की, उसमें फ्लूइड सिक्रीशन को कम कर देता है, जिससे कि नज़ल कंजेशन अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें मेनली नज़ल डिस्कंजेस्टेंट जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्यूडोफेनरमाइन हाइड्रोक्लोराइड, फेनाइल इफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड। फिर एंटीपायरेटिक, अगर फीवर के सिम्टम लग रहे हैं तो एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, सलाइन नज़ल स्प्रे दे सकते हैं अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो। फिर एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करा सकते हैं। बात कर लेते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की। तो नज़ल डिकंजेस्टेंट सेम एज हिस्टामिन दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन्स जैसे कि कौन कौन से हो गए हमारे, सिट्रिजिन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरमफेनिकॉल मैलिएट हो गया, एजाटाडीन मैलिएट हो गया, डाइफेनरामाइन हो गया, डाइक्लोमेथासोन हो गया, बेक्लोमेथासोन, ठीक है, फ्लूटिकासोन, ठीक है। तो ये सारे जो एंटीहिस्टामिनिक हैं ये क्या करते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स को थोड़ा रिड्यूस करते हैं और हिस्टामिन के सिक्रीशन को कम करते हैं, ठीक। तो ये हमारे हेल्प करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में, ठीक है। तो होप सो कि आपको राइनाइटिस कम्प्लीटली समझ में आया होगा। कोई अगर कन्फ्यूज़न रह गई है तो आप मेंशन कर सकते हो, या फिर आपको लगता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कोई और डिजीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए, कोई और इन्फेक्शन ऐड करना चाहिए इसके अलावा जो मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।